गुड इवनिंग सभी को एक बार मेरी तरफ से। आवाज सबको आ रही है ना? फटाफट रिप्लाई करो, देन अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो आ रही है आवाज है ना? बताइएगा लास्ट क्लास के अंदर अपना कहां तक हो गया था? लास्ट क्लास के अंदर अपना कहां तक हो गया था? ये बात बताइएगा, लास्ट क्लास के अंदर अपना कहां तक कंप्लीट हो गया था? यही मैसेज में रिप्लाई करके बता दो, मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे। वाई पैरामीटर में कहां तक हुआ था रे? वाई पैरामीटर में कहां तक हुआ था? कंप्लीट हो गया था वाई पैरामीटर। कहां हुआ था वाई पैरामीटर कंप्लीट जो एच पैरामीटर चलेगा? क्या वाई पैरामीटर कंप्लीट हो गया था? एक बार रिप्लाई करो। वाई पैरामीटर कंप्लीट नहीं हुआ था, बाकी है अभी। मुझे बताओ इस कहां तक हुआ था कंप्लीट, ये बताओ पहले तो। वाई पैरामीटर कहां तक कंप्लीट हुआ था? सर वो तो मुझे पता है, डायग्राम बनाना बाकी है, लेकिन हुआ कहां तक था ये पूछ रहा हूं मैं तो। मतलब वो कंप्लीट हो गए थे क्या अपने? कि लघु पथित प्राचल की ये वाली ये प्रतिबाधा है, जबकि टर्मिनल लघु पथित हो, ये ऐसा कंप्लीट हो गया था? V1 को जीरो करना, V2 को जीरो करना, ये कंप्लीट हो गया था क्या? चलो 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 चलो, ठीक है, समझ गया समझ गया। मतलब ओवरऑल अब डायग्राम रहा है ना, यही बात कहना चाहते हो ना आप लोग? डायग्राम रहा है, यही बात कहना चाहते हो ना? आ जाओ और अब सब ध्यान पे, बोर्ड पे ध्यान दो ना। देखो, ढंग से समझना काम की चीज है ना। सुनो, अपनी जो वाई प्राचल की जो समीकरण आई थी वो ये आई थी, I1 इक्वल टू y11v1 प्लस y12v2। पहली इक्वेशन ये आई थी। अब अपन को क्या करना है? समीकरण देखकर परिपथ ड्रॉ करना है। तो ध्यान दो सारे के सारे, ये क्या है? धारा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर धारा है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड के अंदर भी धारा होनी चाहिए। तो ये भी धारा होगी और ये भी क्या होगी? धारा होगी। अब मेरी बात सुनना सारे के सारे ढंग से। ये धारा है, ये भी धारा है, ये भी धारा है। हमने किरचॉफ का पहला नियम पढ़ा था। क्या था किरचॉफ का पहला नियम? कि किसी संधि पर आने वाली धारा किसके बराबर होती है? जाने वाली धारा के बराबर होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये आने वाली धारा है I1, तो ये दोनों धाराएं कौन सी हो जाएगी? जाने वाली धारा हो जाएगी। और अगर ये आने वाली धारा है तो ये कौन सी धारा हो जाएगी? जाने वाली धारा हो जाएगी। ठीक है ना? ऐसा ही है ना KCL? अब सुनो ढंग से, जो 4 टर्मिनल बॉक्स होता है, 4 टर्मिनल बॉक्स होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसके अंदर अपन इस तरीके से 2 लाइन खींचते हैं। पहले तो अपन 2 लाइन खींचते हैं इस तरीके से। देखो, ये लाइन खींच दी अपन ने इस तरीके से। अब ध्यान देना सारे के सारे, इधर मेरे पास में जो वोल्टता होती है ये होती है V1। ये इनपुट की टर्मिनल है, इनके बीच की वोल्टता कितनी होती है? V1 होती है। और इनपुट की धारा क्या होती है? I1 होती है। इनपुट की धारा क्या होती है? I1 होती है। अब ये वाली धारा है ना, ये आने वाली धारा है। इस नोड पॉइंट पे देखो, इस संधि पर आने वाली धारा क्या है? I1 है। तो ये दोनों कौन सी होगी? जाने वाली होगी। ये दोनों कौन सी होगी? जाने वाली होगी। अब इसके अंदर देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है ना y11v1, अगर मैं आपसे कहूं कि ओम का नियम क्या होता है तो आप कहोगे V बराबर IR होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओम के नियम को अपन प्रतिबाधा के रूप में लिखे तो V इक्वल टू IZ होता है। अगर मैं Z और प्रवेशिता में संबंध देखूं तो Z इक्वल टू 1/y होता है। अगर मैं ये मान यहां रखूं तो V इक्वल टू I/y होता है। और I कैलकुलेट करने के लिए V को किससे गुणा करना पड़ता है? Y से गुणा करना पड़ता है। अब इधर देखो V है, इसका गुणा किससे है? Y से है।
इधर V है, इसका गुणा Y से है, तो इसका मतलब ये करंट ही बनेगा। इसका मतलब ये क्या बनेगा, करंट बनेगा, क्योंकि V इंटू वाई बराबर क्या होता है, करंट होता है। तो ये पहली स्टेप हमारी क्या बनेगी, करंट बनेगी। तो ये हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये है मेरे पास में y11। अब देखो सुनना सारे के सारे ढंग से, ये हो गया मेरे पास में y11। अब देखो इधर करंट आ रही है, इस नोड पॉइंट से करंट आ रही है, ठीक है ना, और मतलब कि नोड पॉइंट से करंट बाहर निकल रही है, मतलब ये वाली धारा तो इस नोड पे आ रही है I1, और ये वाली धारा क्या हो गई, जाने वाली धारा हो गई। तो इस y11 का जब v1 से मल्टीप्लाई होगा, इस y11 का जब v1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली करंट बनेगी, क्या बनेगी, ये वाली करंट बनेगी जो इस नोड से बाहर निकल रही है, और ये वाली I1 करंट क्या हो रही है, इस नोड के अंदर आ रही है। अब अगला देखो मेरे पास में कि यहाँ पे क्या है, सेकंड स्टेप के अंदर y12 v2 है। अब V2 तो किसका वोल्टेज होता है, आउटपुट का वोल्टेज होता है, किसका वोल्टेज होता है, आउटपुट का वोल्टेज है, यानी निर्गम वोल्टता है V2। अब इस वाली स्टेप के अंदर ये वाली स्टेप कौन सी आ गई, निर्गम वोल्टता वाली स्टेप आ गई। तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक करंट सोर्स की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, करंट सोर्स की तरह काम करेगा। और उस करंट सोर्स का मान कितना होगा, उस करंट सोर्स का मान होगा मेरे पास में y12 v2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y12 v2 हो जाएगा। एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा ये, तो उसका मान कितना हो जाएगा रे मेरे पास में, उसका मान हो जाएगा y12 v2 हो जाएगा करंट सोर्स। अब मेरी बात सुनो, इस नोड पॉइंट पर आने वाली धारा क्या है, I1। तो ये एरो इधर लगेगा मेरे हिसाब से, ये एरो इधर लगेगा, तो करंट सोर्स का एरो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा नीचे की तरफ, कैसे दिखाना पड़ेगा, नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे आप केसीएल लगाओ, इस पॉइंट पे आप केसीएल लगाओगे, तो केसीएल कैसे लगाओगे, इस पॉइंट पे सर हम केसीएल ऐसे लगाएंगे, देखो ये बना दिया मैंने, पहले ये बना दिया मान लो मैंने। अब इस पॉइंट पे अपन को केसीएल लगाना है, तो आप केसीएल कैसे लगाओगे, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आने वाली धारा क्या है, इस पॉइंट पे I1 है, तो ये लो I1 हो गई आने वाली धारा। अब जाने वाली धारा, एक तो ये वाला एरो और एक ये वाला एरो, तो यहाँ पे प्रवेशिता क्या है मेरे पास में y11। अगर इस y11 का v1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मुझे ये वाली करंट मिल जाती है, तो y11 इंटू क्या हो गया मेरे पास में, v1 हो गया, ठीक है ना। अब इधर देखो, इस नोड पॉइंट पर आने वाली धारा तो I1 हो गई, एक ये हो गई और एक ही हो गई, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो एक जाने वाली धारा ये रही, तो ये करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका मान कितना है, जिसका मान है मेरे पास में y12 और v2 हो गया। तो अब इस नोड पॉइंट पे केसीएल लगाया हमने, तो आने वाली धारा I1 और जाने वाली धारा एक ही हो गई और एक ही हो गई। इसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ की करंट कैसे कैलकुलेट होगी, इस y11 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, v1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वाली करंट क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस वाली इक्वेशन से अपन ने ये वाला सर्किट क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ये वाला पार्ट क्या कर दिया अपन ने, ड्रॉ कर दिया। बताइए ये समझ में आ गया, इस इक्वेशन से ये वाला सर्किट ड्रॉ कर दिया, केसीएल लगा है इसके अंदर, केसीएल फटाफट रिप्लाई करके बताओ ये बात समझ में आ गई आप लोगों के, फटाफट रिप्लाई करके बताओ ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। आ गई, चलो ठीक है। अब सुनो, आ जाओ दूसरा समझाते हैं, दूसरा समझाते हैं, और सुनना मेरी बात ढंग से, ध्यान दो ना। दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास में, दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास में इसके अंदर I2 इक्वल टू y21 v1 और y22 v2, यही थी ना। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, I2 इक्वल टू, इसको पहले लिख दूं मैं y22 v2 और y21 v1। अगर ये धारा है तो सर ये भी धारा होगी और ये भी क्या होगी, धारा होगी। अब किसी नोड पॉइंट पर आने वाली धारा किसके बराबर होती है, जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो मान लीजिए अपन आउटपुट की साइड से परिपथ बनाएंगे, देखो आउटपुट की साइड से मैं परिपथ बनाऊंगा,
तो ये लीजिएगा, ये मैंने इस तरीके से 2 लाइन खींच दी, पहले ध्यान दो, है ना। इधर का वोल्टेज है मेरे पास में कितना, V2। तो ये लीजिएगा आउटपुट टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना है, V2। करंट कितनी है, I2। ये रही I2 करंट अपने पास में। ये रहा नोड पॉइंट। अब इस नोड पॉइंट पर आने वाली करंट क्या है, I2 है। अब ये दोनों क्या होंगी, जाने वाली करंट होगी। तो सबसे पहले ये देखो कि इसके अंदर V2 से संबंधित प्रवेशिता कौन सी है। तो V2 से संबंधित प्रवेशिता कौन सी है, Y22। तो ये लो Y22 लगा दो यहाँ पे, ये लगा दिया मैंने Y22, ये लगा दिया अपन ने Y22, ठीक है ना। अब इस Y22 को यदि मैं V2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इस Y22 को यदि मैं V2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे ये वाली करंट कैलकुलेट हो जाएगी जो इधर आ रखी है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर V1 आ गया, V1 आ गया, तो V1 किस साइड से है, इनपुट साइड से है। पार्ट कौन सा बना रखेंगे अपन, आउटपुट साइड वाला। तो इसका मतलब ये करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अगर ये करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो अपन एक करंट सोर्स यहां जनरेट कर देते हैं। ये लीजिएगा, ये करंट सोर्स बना दिया मैंने। अब ये करंट सोर्स बना दिया, तो देखो इस नोड पॉइंट पर आने वाली धारा I2 हो गई और जाने वाली धारा ये दोनों हो जाएगी। तो एरो कुछ ऐसे लगेगा, तो करंट सोर्स का एरो नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा अपन को। और ये क्या है अपने पास में, सर ये है Y21 और V1 है। ये करंट सोर्स क्या है, Y21 और V1 है। तो ये तो पहली इक्वेशन से बन गया। ये बन गया अपने पास में दूसरी इक्वेशन से। अब दोनों को क्या कर दो, कंबाइंड कर दो। तो दोनों को कंबाइंड कर दो, ये कर दिया अपन ने दोनों को कंबाइंड। तो ये बन गया इसका कैसा परिपथ, तुल्य परिपथ। ये कैसा बन गया इसका, तुल्य परिपथ, ठीक है। ये बन गया इसका तुल्य परिपथ, ठीक है। चलो इस डायग्राम को बना दो, इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ये बन गया इसका तुल्य परिपथ। अभी कुछ नहीं लिखा है भाई, है ना। इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आके अपना फिनिश होता है कौन सा पैरामीटर, ये होता है हमारा पैरामीटर कौन सा, वाई पैरामीटर। V3 कैसे होगा बेवकूफ, इसके अंदर और टर्मिनल से बना हुआ है, या तो इनपुट की वोल्टेज होगी या आउटपुट की वोल्टेज होगी, इसमें V3 कहां से बनेगा, ठीक है। चलिए बना लो ये डायग्राम। बना लो तो मुझे बता देना भाई, है ना कि सर हमने बना लिया। ठीक है, बना लिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पहले तो हो गया ये कंप्लीट, ये रह रहा है, ठीक है। जल्दी करो अगर किसी का रह रहा है तो, किसी का रह रहा है तो फटाफट करो कंप्लीट। चलो ठीक है, अब सुनो काम की बात, है ना। ये तो हो गया कंप्लीट, है ना, ठीक है ना, हो गया होगा, आपने ना उतार लिया होगा ना। अब सुनना, 2 मिनट बड़ी काम की बात सुनो। सबसे पहले मेरी बात देखो, ध्यान दो। जिस बात को मैं बोलने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर ईयर के लिए ही वो इंपॉर्टेंट बात है। और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनो। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि
जो अपने फिजिक्स के पेपर आते हैं, जो अपने फिजिक्स के पेपर आते हैं, अभी फाइनल ईयर के 2 फिजिक्स के पेपर लगे थे एक दिन के अंदर, ठीक है ना। अभी फाइनल ईयर के फिजिक्स के 2 पेपर लगे थे एक दिन के अंदर। उस पेपर के लिए क्या क्या चीजें फेल हो गई मैं आपको बताता हूं। सॉल्ड पेपर, जो सोल्ड पेपर पढ़ के गया वो साफ पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं आया सोल्ड पेपर के अंदर से। जो 6-7 साल पुराने पेपर पढ़ के गया कुछ नहीं आया उसके अंदर से भी। जो सीबीएच बुक पढ़ता है वो भी रपट गया। जिसने सीबीएच बुक भी पढ़ रखी है ना उसकी भी हालत खस्ता हो गई। पिछले 2 पेपर लगे हैं ना दोनों के अंदर से। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी सीबीएच बुक के अंदर है ही नहीं। 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो आपकी सीबीएच बुक के अंदर है ही नहीं, जिनमें से 4 न्यूमेरिकल था और 1 डेरिवेशन वाला पार्ट था। जो सीबीएच बुक पकड़ा देना आपको, पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक कुछ भी पढ़ लो ना, वो है ही नहीं सीबीएच बुक के अंदर। उसने अपनी मर्जी से बना के दिए हैं क्वेश्चन, मतलब उसने अपनी मर्जी से क्वेश्चन लगा के दिए हैं। जिन टॉपिक पे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे उन टॉपिकों पे भी उसने क्वेश्चन लगा के दे दिए। 3rd ईयर के अंदर 2nd ईयर के मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए। 2nd ईयर के मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन डाल दिए 3rd ईयर के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। बच्चों की हालत खराब हो गई पेपर देखते ही, ठीक है। और एक तो डेरिवेशन ऐसा था जो पूरी सीबीएच की बुक के अंदर तक नहीं है, पूरे पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक छान लो ना, वो डेरिवेशन तक नहीं है। हालत खराब हो गई स्टूडेंट, ठीक है। अब सर इसका क्या सॉल्यूशन है? दूसरा, जो सिलेक्टेड 2 यूनिट पढ़ के गए कि 50% ही तो करना था, इसलिए हम 2 यूनिट पढ़ के गए, आधा ही तैयार करके गए, उनके पेपर बैक बच जाए वो कंडीशन हो गई उनकी, ठीक है। क्योंकि सामने वाले बंदे ने क्वेश्चन ही ऐसे लगाए हैं जो डेरिवेशन तक बुक के अंदर नहीं है। अब ये डेरिवेशन आए कहां से? मेरी बात सुन। छोटे 1.5 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे पूछे हैं क्वांटम के अंदर, सोचने पे मजबूर कर देगा। बुक्स भी काम नहीं करेगी प्रॉपर। एक तो 1.5 घंटे का पेपर और अगला फिर 1.5 घंटे बाद में दूसरा पेपर। स्टूडेंट 1.5 नंबर के क्वेश्चन के लिए थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पूछे उसके लिए थोड़ा बहुत सोचने तक को भी टाइम नहीं मिल रहा उसको कि वो इसके बारे में कुछ सोच के तो लिखते। अगर वो सोचने भी बैठ गया ना उतने में उसका टाइम पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक है ना। ये कंडीशन हुई है फाइनल ईयर वालों के साथ, ये वाली कंडीशन। अब सर इसका क्या सॉल्यूशन? उसने पेपर जो क्वेश्चन दिए हैं ना तो सीबीएच के अंदर से दिए, ना आरबीडी वाली बुक के अंदर से दिए। जितनी राइटर की किताब चलती है ना राजस्थान के अंदर, कहीं से भी वो किसी भी का न्यूमेरिकल लगा के टेक दिया उसने उठा के, कहीं से भी कोई सा भी डेरिवेशन उठा के वो लगा के दे रहा है वो, ठीक है ना। अपनी मन मर्जी चला रखी है राजस्थान विश्वविद्यालय ने फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो रपटने के अलावा कुछ भी नहीं। अगर चीजों को ढंग से नहीं सीखोगे ना तो आपसे कुछ भी नहीं होने वाला। अभी संधि विश्लेषण अपन ने पढ़ा है ना, संधि विश्लेषण पढ़ रखा है अपन ने ना। अभी मैं क्वेश्चन देता हूं, देखो तुम में से एक भी सोल्व कर देना तो मेरी गारंटी है। क्वेश्चन देता हूं संधि विश्लेषण के ऊपर है ना, अभी 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 क्लास के अंदर है ना। प्रॉपर ये नहीं है कि क्वेश्चन कौन सी बुक से उठ सकता है, अपन को चीजें समझनी है ढंग से, ठीक है ना। देखो अभी बात करते हैं, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। होमवर्क का आप लोगों का ना, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना आप लोग, होमवर्क आप लोगों का। हाँ जी लिखो, क्वेश्चन लिखो एक है ना, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। लिखना, संधि विश्लेषण का उपयोग कर, क्वेश्चन लिखो एक है ना। बहुत टाइट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो ऐसे सोचते हैं ना कि हम यार, पता है क्या पोजीशन हुई है फाइनल ईयर वालों के साथ में? ऐसी पोजीशन हुई है यार, न्यूक्लियर फिजिक्स तो सर सबसे आसान है। मैंने सबसे लास्ट में पढ़ाई थी न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, कि सर न्यूक्लियर फिजिक्स तो सबसे आसान है, हम तो खुद ही पढ़ लेंगे, क्यों फालतू 1500 रुपए बिगाड़े कोचिंग के लिए ना, हम तो खुद ही पढ़ लेंगे ना। उन्होंने सोचा कि हम ना खुद पढ़ लेंगे और सोल्ड पेपर के अंदर से पढ़ लेंगे। सोल्ड पेपर के अंदर कितनी कितनी सी यूनिट है, कितने कितने से, इनके लिए कौन 1500 रुपए देगा? पता ही नहीं चला, हवा ही नहीं निकली सोल्ड पेपर के ना, क्वेश्चन ही नहीं दिखे सोल्ड पेपर के अंदर, ठीक है ना। जिसने पढ़ रखा था ना उसका तो पेपर अच्छा हो गया, जो चारों यूनिट पढ़ के गया
उसने तो पेपर अटेम्प्ट कर लिया अपनी समझदारी से, अपने दिमाग को लगा के पूरा पूरा, उसका पेपर नहीं बिगड़ा। लेकिन जो ऐसा सोच गया ना मैं खुद कर लूंगा ना, ठीक है, वो खुद ही करता रह गया। और समस्या ये हो गई उनके साथ में कि उनके 12-12 नंबर लाने के अंदर भी दिक्कत हो रही है। जो तो 50% पेपर अटेम्प्ट करना था, जो तो एक क्वेश्चन पे डबल मार्क्स मिल रहे हैं, आपने 3 नंबर का अटेम्प्ट किया ना, तब जाके आपको 6 नंबर मिल रहे हैं, तब जाके ये हालत हो गई। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ढंग से पढ़ने की जरूरत रहेगी। तुम कह रहे हो ना कि आज किसी ने बोला कि सर आपने 1.5 घंटे की क्लास क्यों रखी, मैंने इसलिए रखी है। इसलिए रखी है क्या नाम से कि सिलेबस अपना कितना लेंथी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी बहुत लेंथी है। अगर अपन ऊपर ऊपर से पढ़ते चलेंगे ना, जैसा होता है अदर जगह कि 2 महीने के अंदर करा के पटक दी किताब, डेरिवेशन पता ही नहीं है कि न्यूमेरिकल हो भी रहे या नहीं हो रहे ना, तो साफ हो जाओगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा इस क्वेश्चन। लिखना, दिए गए परिपथ में संधि विश्लेषण का उपयोग कर, दिए गए परिपथ में संधि विश्लेषण का उपयोग कर 4 ओम में से 4 ओम में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। 4 ओम में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। परिपथ देख लेना एक बार, मैं बना रहा हूं, पहले एक बार मैं बना दूं। देखो, नॉर्मल स्टडी से पार नहीं पड़ने वाली, बिल्कुल भी ध्यान रखना इस चीज का, बिल्कुल सटीक ध्यान रखना। ठीक है, देखते जाओगे। चलो, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये 4 ओम है, इस 4 ओम के अंदर फ्लो करंट का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 4 ओम के अंदर फ्लो करंट का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। आपने लास्ट ईयर भी करवाया था ये क्वेश्चन, है ना, और अदर जगह कहीं का भी उठा के देख लेना ना आप लोगों ने, ये क्वेश्चन करवाया भी जाता है, ये वाला अपनी बुक का, ये सीबीएच का ना, ये क्वेश्चन करवाया भी जाता है कि उठा के देख लेना इस टाइप का। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को लिखो एक बार। 10 वोल्ट लगा रखा है, प्लस माइनस ध्यान रखना, गलती मत कर देना। 3 ओम है, 2 ओम है, फिर 10 वोल्ट लगा रखा है, फिर इधर प्लस माइनस में माइनस ऊपर है, प्लस नीचे है, 25 वोल्ट है। ठीक है ना, मैंने एक एक टीचर का देखा हुआ है ना, उस बंदे ने क्या किया, इसको ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया। भाई जब बुक के अंदर ऊपर माइनस कर रखा है, नीचे प्लस कर रखा है, तो तुम्हें समझाने में क्या दिक्कत आ रही है। उसने क्या किया, उसको प्रॉब्लम आई लगाने के अंदर, है ना, तो उसने क्या किया, ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया, ताकि बच्चों से कह देंगे कि ये मिसप्रिंट छप गया बुक के अंदर, है ना, ये बुक के अंदर मिसप्रिंट है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ठीक है ना, आंसर फिर अपन अपना करवा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, और यही सही है बिल्कुल, है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन करना है अपन को। ठीक है, लगाओ इस क्वेश्चन को ना। 4 ओम ये रहा, इस 4 ओम के अंदर फ्लो करंट का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, ये होमवर्क आप लोगों का, और इसका सॉल्यूशन आप करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे भेजोगे। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, कौन से नंबर का क्वेश्चन है। इसके लिए 2 पेज छोड़ देना ना, इसके लिए 2 पेज छोड़ देना आप लोग भाई, इसके लिए 2 पेज छोड़ देना आप लोग। 2 पेज कैसा छोड़ना है, एक पेज और एक अगला पेज, मतलब एक पेज पूरा आता है ना, एक कंप्लीट पेज आता है ना, वो छोड़ देना ना, दोनों साइड, है ना, ठीक है ना, उतना लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ जी, तो 4 ओम के अंदर फ्लो करंट का मान ज्ञात करना है, संधि विश्लेषण, मैंने आप लोगों को संधि विश्लेषण सिखा दिया है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन लग गया 3.5 नंबर का, मेरी गारंटी है यूनिवर्सिटी के अंदर 100 में से 5 बच्चे भी सोल्व कर देते, 5 भी सोल्व कर दें तो मेरी गारंटी है यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन को 5 स्टूडेंट भी सोल्व कर देना। कई तरह सोचेंगे यार संधि विश्लेषण के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्या। चलो, इस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है, ठीक है, रपट जाओगे, ध्यान रखना।
हाँ 90 नंबर का क्वेश्चन है जो भी है। देखो मैंने कल कहा था कि आज का ऑफ रहेगा, मैंने बिल्कुल ये कहा था कि आज का ऑफ रहेगा, लेकिन मुझे लगा कि अब ऐसे मतलब कि संडे का ऑफ करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। अपन को क्लास लेनी है, अपन को ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है, ठीक है ना। मेरे पास 10 राइटर की किताब खुली पड़ी होंगी अब ना, ठीक है ना। पहले मैं केवल सीबीएच के अलावा अदर राइटरों की किताब नहीं खोलता था, इसलिए नहीं खोलता था क्योंकि लैंग्वेज अपन को जो लिखवानी है वो लिखवाता हूँ मैं ना, और न्यूमेरिकल में सीबीएच के देख लेता था। लेकिन जब से ये 2 पेपर लगे ना, इसके बाद में मुझे लगा कि सीबीएस तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही, सीबीएस से तो न्यूमेरिकल ही नहीं आ रहे, ठीक है। वो पता नहीं कौन कौन से राइटर की किताब के अंदर से न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो ये मान लो 33 में से 16-17 नंबर का पेपर तो यही उड़ गया, फिर क्या लाओगे बचे हुए 33 में से, 16-17 नंबर में से क्या नंबर लाओगे, तुम क्या पास होगे। मतलब पहले जो 17-18 तक 2018 तक जो एग्जाम लग रही थी उनके पेपर आते थे, बड़े इजी क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना। पता चल रहा था ये क्वेश्चन आते हैं 5 साल के पेपर में से उठ के आ जाते हैं, या उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, इजी आते थे। अब यूनिवर्सिटी ने तो अपना इतना ज्यादा लेवल बढ़ा दिया फिजिक्स को लेके, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा, नहीं तो पार नहीं पड़ने वाली, ध्यान रखना। लटक जाओगे, फेल हो जाओगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो ऐसे धुआंधार पेपर, अभी तो विकराल रूप धारण करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिख लिया। जो इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेगा इसका सॉल्यूशन, अपनी ईमानदारी से सोल्व करना है। क्या कहा है मैंने, 4 ओम के अंदर फ्लो करंट का मान अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इसके अंदर कितने अमाउंट का करंट फ्लो होगा वो कैलकुलेट करके बताना है। अपनी पूरी ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा, जितना आपका दिमाग चलता है उतना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलो अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं तो करवाऊंगा ही ना, 2 पेज छोड़ देना इसके लिए। चलो अपन वाई प्राचल का एक क्वेश्चन लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखना दिए गए परिपथ के लिए वाई प्राचल ज्ञात करो। दिए गए परिपथ के लिए वाई प्राचल ज्ञात करो। दिए गए परिपथ के लिए वाई प्राचल ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ के लिए वाई प्राचल ज्ञात करो, ठीक है। ये ना अगला नंबर का क्वेश्चन लगा लेना, ये ना ये मैं करवाऊंगा अभी अभी क्लास के अंदर है ना। उस क्वेश्चन को एक बार आप लोगों को मौका देते हैं करने का, ठीक है ना। चल नहीं नहीं ऑफ की बात नहीं है, देखो इतना बड़ा लेंथी सिलेबस है ना। ऑफ का तो सोचो ही मत हो ना, ठीक है ना, बहुत लेंथी सिलेबस है। और जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी चाहती है ना, तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है आप लोगों की कम से कम ये मान के चलो, कम से कम इसके अंदर 800-900 हजार पेज 700-800-900 हजार पेज जाएंगे इसके अंदर, इस बुक के अंदर इतने पेज तो भरेंगे, 2 बड़े बड़े रजिस्टर बढ़ जाएंगे। जिस हिसाब से मैं प्लानिंग करके आया हूँ ना आपकी बार पढ़ाने की, इसको कुछ भी नहीं छोड़ू, किसी भी यूनिवर्सिटी का कभी भी पूछा हुआ न्यूमेरिकल सब करवाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़े, चाहे से मुझे एक्स्ट्रा 5-5 घंटे क्लास लेनी पड़े, मत करवाऊंगा, ठीक है। चलो लिख लिया। इस क्वेश्चन के पैरामीटर आप लोगों को फाइंड करके बताने हैं, y11, y12, y21 और y22, ठीक है। ज्ञात करो। 2 मिनट दो आपको, 1 मिनट सोचने के लिए, या मैं ही करवाऊं। 1 मिनट लोगे इस क्वेश्चन के लिए। कोई बात नहीं, क्लास अपनी रिकॉर्ड रहेगी, अपने एप्लीकेशन पे डाल देंगे, आप लोग आसानी से ले लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ये वाली क्लास तो ना, ठीक है। मैंने फाइनल ईयर वालों को तो ढंग से मीटर खींच रखा है, आपकी बार वालों का उनको पेपर दिखा दिया, टॉपिक होने के बाद उनको क्वेश्चन दिखा दिए, मैंने क्या करके बता दो क्वेश्चन तुमसे हो जाए तो। उनके तो बिल्कुल टाइट खींच रखा है उनको तो बिल्कुल ढंग से, एक एक टॉपिक के ऊपर भी 5-5-6 न्यूमेरिकल करवा रखे हैं उनको, ठीक है ना। देखो आपको इसके लिए वाई पैरामीटर ज्ञात करने हैं। आप कैसे ज्ञात करोगे इसके लिए वाई पैरामीटर, वाई प्राचल ज्ञात करने हैं, y11, y12, y21 और y22। आखिरकार कैसे ज्ञात करें हम इसके लिए वाई पैरामीटर, आ जाओ ध्यान दो। सर हमने इतना पढ़ा है कि भाई
ये मेरे पास में I1 करंट है, 1 है ना, और ये मेरे पास में I2 करंट है, 2 है। अब देखो इधर का जो वोल्टेज होता है ये होता है सर V1, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, इधर भी ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, और इधर का वोल्टेज क्या होता है V2 होता है, ये जानते हैं हम। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, ये पता है हमें, इतनी जानकारी पता है, तो क्या अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये एक नोड पॉइंट है, ठीक है ना, और वाई प्राचल की जो समीकरण आती है वो I1 बराबर आती है, ऐसे आती है देखो, I1 बराबर Y11 V1 प्लस Y12 V2। तो सर ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये तीनों की तीनों क्या है सर, ये तीनों की तीनों करंट है। अगर ये तीनों की तीनों करंट है तो I1 करंट आ रही है, तो इसका मतलब इधर मान लो अपने पास में I3 जा रही है, इधर मान लेता हूं मैं I4 करंट जा रही है, और इधर से ये I2 आ रही है इस नोड पॉइंट पे, तो इधर जाने वाली करंट में I5 मान लेता हूं, और इधर जाने वाली करंट में I6 मान लेता हूं। इधर जाने वाली करंट मैंने I5 मान ली, इधर जाने वाली करंट मैंने I6 मान ली। वापस सुनना, ये नोड पॉइंट है, इस पे आने वाली धारा I1, तो जाने वाली धारा क्या ले ली मैंने, जाने वाली धारा मैंने ले ली I3 और I4। इधर इस नोड पॉइंट पे आने वाली करंट क्या है I2, तो जाने वाली धारा क्या ले ली मैंने I5 और I6 ले ली। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं A, और इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं B। तो देखो संधि A पर KCL लगाने पर, संधि A पर KCL लगाओगे तो संधि A पर KCL कैसा लगेगा, आने वाली धारा क्या है I1 है सर, और जाने वाली धारा क्या है मेरे पास में I3 और I4 है, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और मैं संधि B पर KCL लगाऊंगा, संधि B पर KCL लगाने पर, तो संधि B पर KCL लगाएंगे तो देखो आने वाली धारा क्या है I2, और जाने वाली धारा I5 और I6 है, तो ये हो गया मेरे पास में I2 इक्वल टू I5 प्लस I6, समीकरण नंबर देंगे अपन इसे। तो अब हमें ये करंट क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, कौन सी, I3, I4, I5 और I6, ये चार करंट कैलकुलेट करनी है। और ये चार करंट अपन कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद भी अपन को क्या कैलकुलेट होगा, इसके अंदर वाई पैरामीटर क्या होंगे, कैलकुलेट होंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई, मैंने केसीएल किस तरीके से लगाया है दोनों के अंदर, ये बात समझ में आ गई, मैंने केसीएल किस तरीके से खींचा है दोनों के अंदर। भाई इस बार एग्जाम लगेगी, ध्यान रखना, और सेकंड ईयर वालों की भी लगेगी जो थर्ड ईयर के अंदर आए हैं, ये गलत फहमी के अंदर मत रहना। और राजस्थान यूनिवर्सिटी फिजिक्स के अंदर बिल्कुल नहीं बकसती है, ध्यान रखना, चाहे पेपर देख लो, चाहे फाइनल ईयर वालों की हालत देख लो, स्टेटस देख लो उनके कैसे कैसे लगा रहे हैं वो, ठीक है, हालत कस्ता हुई उनकी, एक एक दो दो यूनिट सिलेक्टेड पढ़ने वाले की पता ही नहीं, हवा ही नहीं लग रही पेपर के अंदर। और अगर तुम अभी से 70 के नहीं रहोगे तो तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि सेकंड ईयर की जो फिजिक्स है ना वो तो बहुत खतरनाक है, फाइनल ईयर की तो सबसे इजी मानता हूं मैं फिजिक्स, ठीक है ना, सेकंड ईयर की तो बहुत खतरनाक है, अभी तो ये चाय पानी जैसा भी नहीं है, ठीक है ना, आगे देखना, देखिएगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये मैंने डायग्राम के अंदर जो भी चेंज किया ये समझ में आ गया आप लोगों को। मैं कैलकुलेट करूंगा I3, I4, I5 और I6, ये कैलकुलेट करके बताऊंगा, I3, I4, I5 और I6 कैलकुलेट करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलो हाँ, बिंदु बी पर बताना है ना, देखो देखो ये बिंदु बी है, इस बिंदु बी पर आने वाली धारा देखो कौन सी है, I2 है, और जाने वाली धारा कौन सी I5 है और I6 है, तो I2 आने वाली धारा और जाने वाली धारा I5 और I6, और KCL क्या कहता है, आने वाली धारा बराबर क्या होती है, जाने वाली धारा, यही होता है ना। अब मुझे कौन बताएगा I3 का मान कितना होगा, मुझे कौन बताएगा I3 का मान कितना होगा, ये डायग्राम आप लोगों के सामने है, मैं मिटा नहीं रहा इसको, बस थोड़ा सा इधर किसका रहा हूं,
अभी भी आपको दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, अभी तक भी दिख रहा है आप लोगों को, मेरे पास जगह है यहाँ पे, है ना? ठीक है, मुझे कौन बताएगा तुम में से I3 का मान कितना होगा? और जवाब आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, सबसे आना चाहिए, क्योंकि सिखा चुका हूं मैं I3 का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे। बताओ I3 का मान क्या होगा? I3 का मान क्या होगा बताना है आप लोगों को रे। अरे यार रुको, I3 का मान कितना होगा बताओ, I3 का मान कितना होगा? किसी ने कहा है I5 के इक्वल 5i, I3 का मान कितना होगा? बताओ रे, I3 का मान कितना होगा? 100 होगा। शाबाश। EA माइनस EB अपॉन 4, जिस 100-200 बोल रहे हैं, अरे मूर्खो थोड़ा सा तो ध्यान रखो। हाँ जी ध्यान दो रे, सुनो, इधर क्या है? V1 वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है? V1। ऊपर क्या है? प्लस, नीचे क्या है? माइनस। तो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है ना, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, अगर ये 10 वोल्ट का है तो ऊपर तो होता है 10, नीचे होता है 0, ये बात सिखा रखी है ना। तो अगर इसके अंदर ऊपर मेरे पास में प्लस है, नीचे मेरे पास में माइनस है, इसका वोल्टेज V1 है, तो ऊपर वाला होगा V1 पर, नीचे वाला किस पर होगा? 0 पर। तो ये ऊपर वाला किस पर है? V1 पर। तो ये A पॉइंट पर वोल्टेज कितना है? V1 है। A पॉइंट पर वोल्टेज कितना है? V1 है। ऐसे ही देखो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो B पॉइंट पे वोल्टेज कितना है? इस B पॉइंट पे वोल्टेज है V2। B पॉइंट पे वोल्टेज कितना है? V2 है। कितना है? V2। अब करंट कैसे जा रही है इसके अंदर? ढंग से देखो रे, करंट कैसे जा रही है? A से B की तरफ जा रही है I3 करंट। I3 करंट कैसे जा रही है? A से B की तरफ। ये है A, ये रहा मेरा B, करंट जा रही है A से B की तरफ। और ये कितना प्रतिरोध है? 5 ओम का प्रतिरोध है। इधर वोल्टेज कितना है? VA। इधर वोल्टेज कितना है? V2। इधर VA या V1 है और इधर वोल्टेज कितना है? V2 है। तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR, तो I इक्वल टू V अपॉन R। और V क्या होता है? इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है बटा R। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा? करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, इधर का पोटेंशियल कितना है? V1 है, फिर माइनस इधर का पोटेंशियल कितना है? V2 है, और डिवाइड के अंदर R का मान कितना है? 5 है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में V1 माइनस V2 बटा 5। जिसने ये लिखा है उसका आंसर सही है, बाकी सब साफ हो, बाकी सबका गलत है। ठीक है, आ गया समझ में ये? आ गया रे समझ में ये? रिप्लाई करो, आ गया समझ में ये? कोई दे रहा है I1 माइनस I4, अरे मैं पूछ क्या रहा हूं, ध्यान दो। अब I4 कैलकुलेट करके बताओ। एक तो सब रिप्लाई किया करो रे, इसके अंदर कई रिप्लाई नहीं करते, नहीं तो मुझे नाम लेके पूछना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, I4 बताओ, I4 कितना होगा? अब आंसर सही आना चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर आना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो सुनोगे भजन अच्छा खासा। समीकरण नंबर 3, I4 बताओ कितना आएगा? V1 अपॉन 20। ठीक है ना, चलो ठीक है, ये समझ गए आप लोग। इधर का वोल्टेज V1 है, ये 0 पर है, V1 माइनस 0 बटा 20, समझ गए ना? V1 बटा 20 लिख, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो अपना इसका तो काम हो गया, चलो ये भी याद कर लेते हैं अपन, ध्यान दो रहे। और I5 बताओ, I5 फटाफट बताओ, I5 कितना होगा? I5 कितना होगा बताओ रे फटाफट, I5 कितना होगा? फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे, सबसे रिप्लाई चाहिए, फटाफट रिप्लाई चाहिए, I5 कितना होगा? V2 माइनस V1 बटा 5, V2 माइनस V1 बटा 5। ठीक है, I5 कैसा है? यहां से यहां जा रहा है, इधर का वोल्टेज V2, इधर का V1, तो V2 माइनस V1 बटा 5।
समीकरण नंबर 5। और I6 बताओ अपन को, I6 कितना आएगा, I6 कितना आएगा रे, I6 कितना आएगा बताओ फटाफट। V2 माइनस 0/15, तो V2 माइनस 0/15 यानी V2/15 आ गया। समीकरण नंबर 6। अब क्या करना है सुनो, समीकरण 1 में और 2 में मान रखना है, किससे, 3 4 5 6 से। तो सबसे पहले 3 और 4 से मान किसके अंदर रखेंगे अपन, समीकरण 3 और 4 से मान रखेंगे अपन समीकरण नंबर 1 में। तो देखो, तो मैं लिख देता हूं इधर, समीकरण 3 व 4 से मान 1 में रखने पर, तो ये लो 1 के अंदर रखेंगे 3 और 4 से मान। तो सुनो रे, ध्यान दो इधर, एक क्या है, I1 इक्वल टू I3 प्लस I4, यह आ गया I1 इक्वल टू I3 प्लस I4, ठीक है। तो देखो सुनो, I1 का मान कितना, I1 का तो निकालना ही नहीं था अपन को, तो मान रखो। I3 का मान देखो, अभी याद किया था अपन ने, V1 माइनस V2/5, तो ये है मेरे पास में V1 माइनस V2/5 प्लस इसका मान देखो I4 का कितना है, V1/20, तो ये आ गया मेरे पास में V1/20। अब सुनो, सोल्व कर लो इसे, V1/5 प्लस V1/20 माइनस V2/5, कॉमन निकाल लो इधर, V1 कॉमन ले लो तो कितना आएगा, 1/5 प्लस 1/20, फिर हो गया प्लस, फिर इसको ऐसे लिख दूं माइनस का 1/5 और V2 लिख सकता हूं ना, अरे एक ही तो बात है, ये माइनस वापस आ जाएगा इधर, ठीक है ना। इधर एलसीएम लो, इधर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 20, 5 चौक 20, 20 एकम 20, ठीक है। और ये आ गया माइनस का 1/5 और क्या आ गया, V2 आ गया, ठीक है। अब सुनो, ध्यान देना, अब ध्यान देना रे सारे के सारे, इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये I1 इक्वल टू हो गया 5/20, 5/20 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना, तो 1/4 और ये हो गया V1, और इधर आया मेरे पास में प्लस माइनस का 1/5 और ये आ गया V2, ठीक है ना। अब इसका अपन क्या करेंगे, सुनो, इसका अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान दो इधर, ठीक है ना, ध्यान दो ले रहे ढंग से ना, हाँ जी। ये आएगा y प्राचल की प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से क्या है, y प्राचल की प्रथम समीकरण ये होती है सर, I11 इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2, तुलना कर दो, तुलना करने पर, करो रे तुलना करो रे भाई, क्या आएगा, y11 का मान 1/4, ओम इनवर्स कह सकते हो, प्रतिरोधकता सॉरी प्रवेशिता क्या होती है, प्रतिबाधा की व्युत्क्रम होती है। और y12 का मान कितना आ गया, y12 का मान आएगा मेरे पास में माइनस का 1/5 ओम इनवर्स, ठीक है, ये आ गया अपने पास में। ठीक है, ये आ गया ना। अब अपन को दो तो पैरामीटर मिल गए, अगले दो पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इधर आओ, अपन 5 और 6 से मान 2 में रखेंगे, तो देखो समीकरण, ध्यान देना, इधर से लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा और इधर लेना पड़ेगा, समीकरण 5 व 6 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो ये लो अपन 2 के अंदर रखेंगे, तो 2 क्या है एक बार देख लो, 2 है मेरे पास में I2 इक्वल टू I5 प्लस I6, I2 इक्वल टू I5 प्लस I6, I2 इक्वल टू I5 प्लस I6, ठीक है। I5 का मान रखो कितना है, V2 माइनस V1/5 है, और I6 का मान दिखा देता हूं आप लोगों को एक बार मैं, I6 का मान कितना है, I2/15 है, सॉरी V2/15 है। सॉल्व करो इसे,
V2 बटा 5 माइनस V1 बटा 5 V2 बटा 15। V2 कॉमन ले लो, माइनस का V1 बटा 5, V2 कॉमन ले लिया तो 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 15। फिर आगे देखो, इसको लिख सकते हैं I2 इक्वल टू माइनस का 1 बटा 5 V1 प्लस 15 एलसीएम लेंगे ना, तो 5 दिए 15, I2 इक्वल टू आएगा माइनस का 1 बटा 5 V1 प्लस 4 बटा 15 V2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, y प्राचल की सेकंड समीकरण से तुलना कर देंगे। y प्राचल की द्वितीय समीकरण क्या थी, I2 इक्वल टू y21 V1 प्लस y22 V2 तुलना से, हाँ जी, y21 कितना आ गया सर, y21 आ गया माइनस का 1 बटा 5 ओम इनवर्स, और y22 कितना आ गया 4 बटा 15 ओम इनवर्स। ठीक है, ये हो गया अपना यहाँ पे आके क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो उतार लो, यहां से उतारना, डायग्राम वापस बनाना, क्योंकि वो डायग्राम में इतना कुछ बना के देगा नहीं, फिर ये रख ले। ठीक है ना, उतारो फटाफट। पांच ओम में कितनी धारा जा रही है, देखो इधर से जो करंट आ रही है वो तो मैंने I3 दिखाई है, और इधर से जो करंट आ रही है मैंने वो I5 दिखाई है। ठीक है, अब आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि 5 ओम के अंदर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो आपको V1 और V2 का मान पता चल जाए ना। अगर हमें V1 और V2 पता होता तो मैं 5 ओम के अंदर फ्लो करंट भी बता देता आप लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप उसकी डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी कि कैसे फ्लो होगी करंट। ठीक है ना, V1 और V2 मुझे बता दो, मैं आपको 5 ओम के अंदर फ्लो करंट बता दूंगा कि इतनी आएगी, क्योंकि हमें इसके अंदर V1 और V2 गिवन नहीं है, हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो केवल Y पैरामीटर पूछा है। एक ने कहा है 7 बजे तक पढ़ाओगे क्या, पढ़ लो, क्या दिक्कत है क्या 7 बजे तक पढ़ने के अंदर, जब पढ़ाने वाले को दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है दिक्कत यार। पढ़ो आराम से, नेटवर्क इश्यू तो अब चलता रहेगा, नेटवर्क का तो क्या है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई ना। एक सेकंड को, किसी ने कुछ पूछा, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, क्या लिखा है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है सर, वाई पैरामीटर ऑलवेज ऐसा ही डायग्राम बनेगा, I3 करंट नहीं हो सकती क्या, I3 करंट है ना, I3 करंट है तो सही भाई, ये देखो यहाँ कोई सोर्स लगा हुआ है, सुनो मेरी बात, यहाँ कोई सोर्स लगा हुआ है, उससे इधर I1 करंट आ रही है, तो अब इस नोड पॉइंट पे करंट आएगी तो करंट इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, इधर से कोई सोर्स लगा हुआ है तो इस नोड पॉइंट पे करंट इधर आएगी तो इधर भी जाएगी और इधर भी आएगी। ठीक है ना, अब अपन को यदि ये पूछे कि इस 5 ओम के अंदर फ्लो करंट का मान क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं, मैंने अब से पहले आपको एक न्यूमेरिकल दिया ना जस्ट इससे पहले, उसके अंदर यही होने वाला है। उसमें मैंने क्या पूछा है, ध्यान रखो, ढंग से देखो, उस क्वेश्चन को तुम्हारे सामने लिखा हुआ होगा, एक पेज पलट के देखो
कि 4 ओम के अंदर जो फ्लो करंट है ना, उसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। और आपके पास इधर भी सोर्स लगे हुए हैं, इधर भी सोर्स लगे हुए हैं। अब आपको कैलकुलेट करके बताना है। वो क्वेश्चन जब भी मैं क्लास में करवाऊंगा, कल करवाऊंगा, परसों करवाऊंगा, तब देखना आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट 100% समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है ना। ठीक है ना। चलो ये उतार लिया, तुम आगे स्लाइड चेंज करो इसका। स्लाइड चेंज करें। एच पैरामीटर भी करना है अपन को, क्योंकि इक्वल लिया है। देखो मैं आप लोगों के उनके कभी भी ले लो क्लास 9 बता रहा हूँ। और नेक्स्ट कर दिया ना मैंने, चेंज कर दिया। दस बजे तक तो कैसे पढ़ाएंगे सबको, पर्टिकुलर 1.5 GB तो नेट मिलता है। ठीक है। आज तो तुम्हारी कौन सी मैथ केमिस्ट्री क्लास थी जो नेट खर्च हुआ होगा? ऑनलाइन क्लास तो रोज ही लेंगे, छुट्टी कभी नहीं करे इसकी। जहां तक है कभी छुट्टी नहीं करेंगे। क्योंकि सिलेबस काफी लेंथी है, तो उस हिसाब से करना तो पड़ेगा। उतार लो इसे। हाँ हाँ, ऑनलाइन में कोई इश्यू नहीं होता, आप कभी भी ले सकते हो। मतलब कि हाँ, ऑनलाइन के अंदर अपन को सिलेबस को लेके ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, क्योंकि अपन को जब लगेगा कि थोड़ा पीछे चल रहा है तो अपन हाँ कर लिया कंप्लीट, फटाफट रिप्लाई करो। स्लाइड चेंज करूँ क्या? थोड़ा जल्दी लिख लो ना। हो गया ना कंप्लीट? सबका मान रखना है, मान आपके पास में है, तुलना कर लो। अगले के अंदर मान रखो और तुलना करो। हाँ, जिन्होंने ये उतार लिया अगला करो खुद से, मन से। आपके पास में सारी चीज लिखी हुई होनी चाहिए, कर लोगे खुद से। कर लो इसे भी कंप्लीट। हाँ, जिसने कर लिया पूरा कंप्लीट वो 1 मिनट वेट करे, है ना। ठीक है। हाँ। कल क्लास अपनी एप्लीकेशन पे चलेगी, है ना, मैंने पहले ही बोल दिया था ना। मंडे से क्लास एप्लीकेशन पे चलेगी। हाँ, आज की क्लास तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है ना। अभी जैसे क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद में डाल देंगे, है ना। इसको कंप्लीट कर लो फटाफट, खींच दो। आते हैं अपन अब अगले टॉपिक पे। चलू आगे मैं।
चलो हो गया, हाँ जी हो गया। तो अगली हेडिंग लगाओ एच प्राचल। ये हो गया, तो अगली हेडिंग लगानी है आप लोगों को स्मॉल एच प्राचल, संकर प्राचल हाइब्रिड पैरामीटर, है ना, संकर प्राचल हाइब्रिड पैरामीटर, ठीक है। देखो आते हैं बोर्ड पे, अपन ध्यान दो देना। क्वेश्चन 9 रिपीट कर दूं? क्वेश्चन 9 लिख तो दिया था भाई, अब तो शायद इस स्लाइड के अंदर है भी नहीं, मिटा दिया हो तो मैंने, अब रिकॉर्ड में देख लेना ना। चलो अगली हेडिंग है अपनी एच प्राचल, एच प्राचल ब्रैकेट के अंदर लिख लो संकर प्राचल, संकर प्राचल हाइब्रिड पैरामीटर, संकर प्राचल हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं इसे। अब सुनो इस पैरामीटर की क्या खासियत है। देखो अपन को जो जेड पैरामीटर था ना, उस जेड पैरामीटर के अंदर केवल प्रतिबाधा मिल रही थी, और वाई पैरामीटर के अंदर अपन को केवल प्रवेश्यता मिल रही थी, केवल प्रवेश्यता मिल रही थी अपन को। लेकिन हमारे पास में ये वाला जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर हमें प्रतिबाधा भी देता है, प्रवेश्यता भी देता है, धारा लाभ भी देता है, और वोल्टा लाभ भी कैलकुलेट करके देता है। ये चार चीजें कैलकुलेट करके देता है, ये प्रतिबाधा, प्रवेश्यता, धारा लाभ और वोल्टा लाभ, ये कैलकुलेट करके देता है कौन सा पैरामीटर? आपका एच पैरामीटर संकर प्राचल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, पहले वाले के अंदर अपन ने क्या किया था, करंट को क्या माना था, स्वतंत्र चर के रूप में लिया था, और दूसरे वाले के अंदर अपन ने वोल्टेज को स्वतंत्र चर के रूप में लिया था, उस पैरामीटर को बनाया था तब। लेकिन जब इस प्रकार का हाइब्रिड पैरामीटर बनाया गया, तो इन लोगों ने क्या किया कि एक करंट और एक वोल्टेज को क्या ले लिया, स्वतंत्र चर के रूप में ले लिया। अब जो उन्होंने लिया है ना, उसके अंदर अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से कि मैं तो नहीं सर, मैं तो इस वाली करंट को लूंगा, स्वतंत्र चर इस वाली को नहीं लूं, ऐसा अपन नहीं कर सकते। जो पैरामीटर डिफाइन हो चुके हैं, उनके बेस पे सर्किट जो बन चुके हैं, उनको अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, अपने हाथ में नहीं कुछ भी चेंज करने का, ठीक है। तो क्या किया, हमारे पास में एक तो है V1 वोल्टेज, एक है V2 वोल्टेज, एक है I1 करंट, और एक है मेरे पास में I2 करंट। अब इन्होंने क्या किया, जब इस पैरामीटर को डिफाइन किया, इस पैरामीटर का निर्माण किया, तो I1 करंट और V2 इनको तो ले लिया इंडिपेंडेंट, और इनको ले लिया डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो इन दोनों को लिया इंडिपेंडेंट और इन दोनों को लिया डिपेंडेंट, यानी ये दोनों स्वतंत्र है, ये दोनों क्या है, परतंत्र है। अगर ये दोनों स्वतंत्र है तो ये I1 कॉमा कैपिटल लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और स्मॉल में लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I1 और V2 को स्वतंत्र चर के रूप में लिया गया, I1 और V2 को स्वतंत्र चर के रूप में लिया गया, और परतंत्र किसको लिया गया, V1 और I2 को। तो V1 और I2 को क्या लिया गया, परतंत्र। तो ये रिलेशन बन गए अपने आप 1 और 2। अब क्या करना है आप लोगों को, हमें क्या करना है, सुनना सारे के सारे, यहां अभी कुछ नहीं लिखना आप लोगों को, I1 व V2 स्वतंत्र चर है, अतः समीकरण 1 व 2 का आंशिक अवकलज लिया जाएगा, आंशिक अवकलज लिया जाएगा। तो ले लो इनका आंशिक अवकलज, dv1 ये हो जाएगा डेल v1 बटा डेल I1 di1 प्लस डेल v1 बटा डेल v2, और ये हो जाएगा dv2। एक बार I1 के रेस्पेक्ट में है, एक बार V2 के रेस्पेक्ट में है। समीकरण नंबर देंगे 3, और इसका करोगे तो कितना आएगा, di2 इक्वल टू डेल
I2 बटा किसके रेस्पेक्ट में है, I1 के रेस्पेक्ट में, डेल I1, और I1 में चेंज कितना, dI1, प्लस डेल I2 बटा डेल V2, और इसमें चेंज कितना हो जाएगा, dV2 हो जाएगा, इसमें चेंज कितना हो जाएगा, dV2। ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब वही कहानी जो अपन करते आए हैं, क्या सुनना मेरी बात ढंग से, इसको थोड़ा इधर किसका देता हूँ, हाँ जी किसी ने कुछ लिखा है, पहले वो पढ़ लेता हूँ, एक सेकंड रुको। इक्वेशन 1 और 2 को कैसे राइट किया बताता हूं। देखो, जब भी किसी पैरामीटर को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के लिए हमारे पास में 4 चीजें हैं, एक V1 है, एक V2 है, एक I1 है और एक I2 है। कोई 2 स्वतंत्र रहेंगे, कोई 2 स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है ना, कोई 2 इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई 2 डिपेंडेंट रहेंगे। अब हमारे पास में जो पहला पैरामीटर था जेड पैरामीटर, उस पैरामीटर के अंदर हमने क्या किया, करंट को इंडिपेंडेंट ले लिया, और अगले पैरामीटर वाई पैरामीटर के अंदर अपन ने वोल्टेज को इंडिपेंडेंट ले लिया। अब ये जो तीसरा पैरामीटर है हाइब्रिड पैरामीटर, इस पैरामीटर को बनाने के लिए क्या किया, एक करंट और एक वोल्टेज को इंडिपेंडेंट ले लिया। तो उन्होंने जो करंट और वोल्टेज को इंडिपेंडेंट लिया है बनाते वक्त, वो I1 करंट और V2 करंट को इंडिपेंडेंट माना है, और V1 और I2 को क्या माना है, डिपेंडेंट माना है। यानी ये दोनों स्वतंत्र है और ये दोनों क्या है, परतंत्र है। तो इनके बीच में संबंध इस तरीके से लिखा जाएगा। अरे मेरे पास में 4 हैं, जिसमें से 2 तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, I1 और V2, I1 और V2। अब बचा क्या मेरे पास में, एक V1 बचा और एक मेरे पास में I2 बचा, तो V1 लिख दिया और I2 लिख दिया, तो ये 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसमें अपन अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, I2 इधर ले ले या V1 इधर ले ले, ऑलरेडी डिफाइंड पैरामीटर है, ठीक है ना, इन पे अपन कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, अपने आप में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब यदि वोल्टता व धारा में परिवर्तन अल्प हो, देखते जाओ, यदि वोल्टता व धारा में, दिख रहा है यहां तक, हाँ, धारा में परिवर्तन अल्प हो, अगर वोल्टता और धारा में परिवर्तन अल्प हो तो dI1 को आप लिखते हो I1 से, dI2 को आप लिखते हो I2 से, dV1 को आप लिखते हो V1 से, और dV2 को आप लिखते हो V2 से। समीकरण 3 व 4 में मान रखने पर, अगर हम 3 और 4 के अंदर मान रखेंगे, देखते जाओ ना, फिर एक साथ लिखा देंगे, 3 और 4 के अंदर मान रखेंगे तो dV1 की जगह क्या आ जाएगा, सर V1 आ जाएगा, ये एज इट इज रहने दो, ये है डेल V1 बटा डेल I1, फिर इधर क्या है, dI1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, I1 लिख दूंगा। और ये पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स आगे के डिफाइन होने वाली है, ठीक है ना। तो इस पैरामीटर को तो ढंग से समझना है पूरा। और dV2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, V2 लिख दूंगा। इसको देंगे अपन 5, हेलो क्लास में हूं अभी क्या, देखो रे, ये आ गया डेल I2 बटा डेल I1, और फिर आएगा ये मेरे पास में I1 आ जाएगा, प्लस डेल I2 बटा डेल V2, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, V2 आ जाएगा। समीकरण नंबर दे देंगे इसे 6। चलो कुछ लिख लेते हैं पहले, है ना, कुछ लिख लेते हैं, तो लिखो, लिखने का शुभारंभ करते हैं। क्या लिखा गया, V1 और I2 को इंडिपेंडेंट लेकर एक और पैरामीटर होना चाहिए था ना, नहीं, ये जो हाइब्रिड पैरामीटर बनाया उसके अंदर तो I1 और V2 को लेके ही बनाया गया, इनको रखकर कोई पैरामीटर यहाँ पे नहीं बनाया गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब ऐसा रखने से अपन को क्या फायदा मिलेगा, ये तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तब पता चलेगा, जब अपन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ऐसा रखने से अपन को क्या बेनिफिट है। इसके अंदर अपन को वोल्टेज गेन कैसा मिलता है, करंट गेन कैसा मिलता है,
उसी के बेस पे रखे गए। अपना ऐसे अपन चेंज नहीं कर सकते यार, कुछ बनाया गया है ना, वो सोच समझ के बनाया गया, उससे अपन को बेनिफिट क्या मिलता है वो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तभी समझ में आएगा अपन को। लिखो इसमें ना, लिखो रे, एच प्राचल संकर प्राचल इसके अंदर लिखना। माना किसी जाल में 4 टर्मिनल उपस्थित हैं, माना किसी जाल में 4 टर्मिनल उपस्थित हैं, जिनमें से दो निवेशी टर्मिनल एवं 2 निर्गम टर्मिनल हैं, जिनमें से 2 निवेशी टर्मिनल एवं 2 निर्गम टर्मिनल हैं, 2 निर्गम टर्मिनल हैं। यहां निवेशी वोल्टता V1, यहां निवेशी वोल्टता V1 वह निवेशी धारा I1 है। I1 ऐसे लिखना, मैंने यहाँ पे ऐसा यूज किया ना शॉर्ट में, तो ऐसे लिखना, वह निवेशी धारा I1 है, जबकि निर्गम वोल्टता V2, जबकि निर्गम वोल्टता V2 वह निर्गम धारा I2 है, वह निर्गम धारा I2 है। इस प्रकार के प्राचल में, इस प्रकार के प्राचल में, इस प्रकार के प्राचल में निवेशी धारा I1, निवेशी धारा I1 वह निर्गम वोल्टता V2, वह निर्गम वोल्टता V2 को स्वतंत्र लिया जाता है, को स्वतंत्र लिया जाता है, और निवेशी वोल्टता V1, और निवेशी वोल्टता V1 वह निर्गम धारा I2 को, वह निर्गम धारा I2 को परतंत्र लिया जाता है, परतंत्र लिया जाता है, परतंत्र लिया जाता है। अतः इनके मध्य रूपा, अतः इनके मध्य संबंध, अतः इनके मध्य संबंध निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, अतः इनके मध्य संबंध निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, इनके मध्य संबंध निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। चलेगा, इसे उतार लीजिएगा ना, इसे कंप्लीट करूं। आप कैपिटल ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, है ना, कि भाई स्मॉल क्यों ले लिया सर आपने ना, ऐसा कुछ भी नहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। उतार लो इसे फटाफट।
जैसे उतार लो इसे मुझे बता देना। ऑफलाइन के बराबर ही आ गया, ऑफलाइन में भी इतना ही हुआ है ना, इतना ही हुआ है ऑफलाइन में भी। बहुत जल्दी किया, कर भी लिए क्या, मन से कर रहे थे क्या? एक बार सबको उतार लें तो करवाते हैं अपन, है ना आदमी। इधर वाला आधा भाग कर लिया क्या आप लोगों ने? एक बात बताओ, आधा भाग कर लिया क्या ये वाला आधा भाग कर लिया? तो आप लोग ये उतारते रहो जिनका रह रहा है, ठीक है ना। मैं खुद अभी वर्क कर रहा हूँ ना बोर्ड पे ना, फिर मैं समझा दूंगा ना। ये तो उतार लिया हुआ आप लोगों ने, जब तक मैं थोड़ा वर्क कर लेता हूँ बोर्ड पे। इतना तो उतार लिया होगा। उतार अभी आगे का लिखना नहीं है, ठीक है ना, पहले समझना ना। मैं केवल लिख रहा हूँ अभी ना, बताऊंगा क्या क्या। चलो, ये उतार लिया आप लोगों ने, ये हो गया। तो अब ध्यान दो ना, सुनो, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया तो आप लोगों के, ठीक है। इधर ध्यान दो रे, आ जाओ। ऊपर वोल्टेज है, नीचे करंट है। मैं आपसे खुद से पूछूंगा, ऊपर वोल्टेज है नीचे करंट है, क्या बनता है? क्या बनता है? ऊपर वोल्टेज है नीचे करंट है, क्या बनता है रे भाई? ऊपर वोल्टेज हो नीचे करंट हो तो क्या बनता है? क्या बनता है? आर बनता है, यानी प्रतिबाधा बनती है। ये जानते हो ना आप, प्रतिबाधा बनती है। लेकिन सर ये एच प्राचल है, तो आप इसे जेड से इंडिकेट मत करो, एच से ही इंडिकेट करोगे। किससे इंडिकेट करोगे? एच से। तो ये, सॉरी, ये आ गया मेरे पास में एच, और वन वन है तो वन वन लिख दिया, और एच आई लिख दूंगा क्योंकि ये निवेशी है सारा का सारा। तो ये हो गया निवेशी। और इधर क्या आ जाएगा भाई? वी अपॉन आई का रेशो क्या है? प्रतिबाधा होती है। क्या होती है? प्रतिबाधा। अब सुनो, ये 1 2 है तो ये हो जाएगा H12, ठीक है ना। अब 2 से 1 में आ रहे हैं तो रिवर्स होता है, तो HR लिख देते हैं इसे अपन। तो उत्क्रम तो आ गया। अब मेरी बात सुनना, ये क्या है? ऊपर भी वोल्टेज है, नीचे भी वोल्टेज है। तो वोल्टेज का जब अनुपात देखा जाता है तो वो होता है वोल्टेज गेन। वो क्या होता है? वोल्टेज गेन। वोल्टता लाभ क्या होता है? निर्गम वोल्टता बटा निवेशी वोल्टता का अनुपात क्या कहलाता है? वोल्टता लाभ। लेकिन यहाँ पे निवेशी वोल्टता ऊपर है, निर्गम वोल्टता नीचे है, तो उत्क्रम आ गया। क्या आ गया? उत्क्रम। तो ये बन जाएगा मेरे पास में उत्क्रम वोल्टता लाभ। अब ये देखो, 1 से 2 में जा रखे हैं तो ये F हो गया, फॉरवर्ड हो गया, और ये H21 हो गया। तो ये 1 से 2 में जा रहे हैं तो फॉरवर्ड हो गया। तो फॉरवर्ड के लिए लिखते हैं आप अग्र,
ऊपर करंट है नीचे करंट है, आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट क्या आएगा, धारा लाभ आएगा। क्या आएगा, धारा लाभ आएगा। तो ये आई बात समझ में, ये उत्क्रम वोल्टा लाभ हो गया, क्योंकि ऊपर इनपुट का है, नीचे क्या है, आउटपुट का है। इसमें ऊपर आउटपुट का है, नीचे क्या है, इनपुट का है, तो ये अग्र हो गया। और ये होगा मेरे पास में H22, दोनों आउटपुट के हैं तो HO लिख दूं मैं इसे। अब सुनो, HO का मतलब हो गया निर्गम। अब ये क्या है मेरे पास में, प्रवेशिता है। ये क्या है मेरे पास में, प्रवेशिता है। क्या है, प्रवेशिता, क्योंकि I/V क्या होता है, प्रवेशिता होती है। क्या होती है, प्रवेशिता होती है। ये उतार लो, ये उतार लो फटाफट। ये तो सिंपल है, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है ना, सब जानते हो, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। और ये मान अब उठा के रख देंगे अपन 5 और 6 में। उतार लो इसे। फिर ये मान उठाकर अपन रख देंगे 5 और 6 के अंदर, तो यहां से अपन को H प्राचल समीकरण मिल जाएगा। दोनों बैच भी इक्वल आ गए अपने, अब टेंशन नहीं है, अपने दोनों बैच इक्वल आ गए। नहीं नहीं, कल सुबह तो 8:15 पे ये क्लास था ना, 8 मतलब 8 बजे वहां से फ्री होऊंगा। वो 8:05 पे स्टार्ट करूँ, 10 पे स्टार्ट करूँ, 15 तक है ना, वो जो भी होगा वो सूचना दे दूंगा मैं, ठीक है ना। चलो अब अपन मान रख देते हैं समीकरण नंबर 5 व 6 के अंदर। लिख लिया होगा ये तो आप लोगों ने, ठीक है, मान रख दो इनकी जगह ना, आपके पास भी लिखे हुए हैं समीकरण, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो मान रख दो, ठीक है ना। चलो समीकरण 5 व 6 में मान रखने पर, जैसे ही आप 5 और 6 के अंदर मान रखोगे तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, H11I1 H12I2 सॉरी H12V2, और I2 बराबर कितना हो जाएगा, H21I1 प्लस H22V2। ये आ गया 7, ये आ गया 8, और क्या कहेंगे, समीकरण 7 व 8 को H प्राचल या संकर प्राचल समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। साथ के साथ उतारते रहो, क्योंकि ये चीज आप लोगों ने पढ़ रखी है ना, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। फिर क्या करते थे, 7 और 8 को मैट्रिक्स रूप में लिखते थे। 7 व 8 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, जैसे कि 7 और 8 को मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, V1 ये H मैट्रिक्स है, ठीक है, ये H मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना।
अरे भाई नहीं बनाया जा सकता, तुम्हारी मर्जी से नहीं बनाए जा सकते। कह रहे हो ना कि अपनी मर्जी से अपन एक पैरामीटर और डिफाइन कर ले इधर वोल्टेज और उनको चेंज करके, नहीं बनाया जा सकता। कोई भी पैरामीटर बना है, उस पैरामीटर के क्या फायदे हैं, वो कहाँ यूज आएगा, उस बेस पे बनाया गया है, ठीक है ना। अरे कोई भी सामान बनता है, उसका बेनिफिट क्या होगा, उस बेस पे पैरामीटर डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये पैरामीटर जो हाइब्रिड पैरामीटर है, ये सब जगह काम में आता है, ट्रांजिस्टर वगैरह ये सबके अंदर काम में आएगा। तो ऑटोमेटिक आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये पैरामीटर क्यों काम आ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन। ऐसे नहीं बना सकते अपनी मर्जी से कुछ भी। भाई जिस चीज का जो बेनिफिट होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करके यहाँ पे पैरामीटर बनाएंगे, ठीक है ना। चलो चलो इसको अपन सारणी के रूप में लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा एच, H11, H12, H21, H22। यही बहुत है, तो क्या करेंगे दूसरा बना के, यही ना बात। और कोई ऐसा बनता भी होगा तो वो अपने सिलेबस के अंदर तो नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई बनता भी होगा तो वो अपने सिलेबस के अंदर तो नहीं है। मैंने जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, बीएससी के अंदर, एमएससी के अंदर, नेट के अंदर, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं देखा, ठीक है ना। वो उस तरीके से बनता मैंने तो कहीं पे भी नहीं सुना, ठीक है। हाँ, अब कोई इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, उनको कुछ पता हो तो वो हो सकता है। बाकी जितना अपन ने पढ़ा हुआ है आज तक फिजिक्स के अंदर, मैंने ऐसा कोई पैरामीटर नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, 7:01 हो गया तो गुनाह होगा क्या, 7:01 हो गया तो बस आज के लिए इतना ही करने वाले हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं बस, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लूं। पढ़ते तो तुम्हें भी जोर आता है भाई ना। 7:01 हो गए, अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहा था 10 बजे तक पढ़ाओ। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना। नहीं, इसको आगे कंटिन्यू कल करेंगे, ठीक है ना, काफी समय हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे अपन कल, ठीक है। कल क्लास चलेगी एप्लीकेशन, ठीक है ना, ध्यान रखना ना इससे।